हेलो दोस्तों, कैसा सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर बीएससी स्टूडेंट्स एंड आईटीजेएम स्टूडेंट्स एंड आल्सो फॉर गेट एंड सेशन नेट स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये तो बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड ऑर्डर और अभी हमारे पास हायर ऑर्डर की बात करने वाले हैं। बट यहाँ पे याद रखना, लीनियर लगा हुआ है। लीनियर का मतलब हुआ डिग्री यहाँ पे सभी में 1 होने वाली है। डिग्री 1 से ज़्यादा नहीं होगी। बस यहाँ पे ऑर्डर जो होगा वो सेकेंड ऑर्डर भी हो सकता है और सेकेंड मोर देन भी हो सकता है, बिकॉज क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर में मैंने क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट हम डिस्कस किया था कि वहाँ पे एक फंक्शन होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास पी का मतलब होता है हमारे पास पी फॉर किसके लिए यूज करते हैं? डेल अपॉन डेल एक्स के लिए यूज करते हैं, एंड क्यू फॉर डेल अपॉन डेल वाई के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी डेल अपॉन डेल एक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? पे यूज करते हैं। कहाँ जहीं पे भी डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा वहाँ पे यूज कर लेंगे, और कहीं पे भी डेल जेड अपॉन डेल वाई आएगा वहाँ पे क्यू यूज कर लेंगे। एक्स एंड वाई क्या है? आर द फ्री वेरिएबल है। जेड क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो ये बातें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ सिंबल यूज करेंगे, पर्टिकुलर सिंबल ही आपको देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादातर, ठीक है। पी का मतलब होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू का मतलब होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई, आर का मतलब होता है आर स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एंड एस का मतलब होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। एंड टी का मतलब होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसको याद कैसे रखेंगे? क्योंकि ये क्या होता है कि सामने भी आपको लिखा है तो चलो ठीक है, अभी तो क्लियर है, लेकिन बाद में कभी कंफ्यूज होता है कि पी क्यू आर एस टी में कौन क्या था, ठीक है। हमेशा कंफ्यूजन आती है, सभी को आती है। तो मैं आपको याद करने का सिंपल तरीका बताता हूँ। तो इनको कुछ ऐसे याद तैयार करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पी क्यू तो सबको याद रहेंगे, पी क्यू तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आर एस टी में हमेशा कंफ्यूजन आ जाती है। चलो आर एस टी को याद करने का तरीका बताते हैं। जैसे मान लीजिए जेड को सेकंड टाइम किया गया, तो सेकंड टाइम मतलब क्या हुआ? एक्स एक्स कर लिया, ठीक है। और इसको क्या हुआ? जेड को देखो एक्स वाई कर लिया, यानी पहले एक्स फिर वाई, और फिर जेड को क्या हुआ? वाई वाई कर लिया। आप ऐसे समझो ना कि हमें एक्स की डिक्रीज पावर लेकर चलनी है। पहले एक्स की 2 पावर रहेगी, मान लो एक्स स्क्वायर, फिर 1 पावर होगी, फिर कोई नहीं, तो डिक्रीज पावर, एक्स की डिक्रीज पावर उठाओ, 2 1 0 2 1 0। जैसे कि हम लोग फॉर्मूला याद करते थे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखते थे? ए स्क्वायर प्लस ए 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो देखो पावर 2 आई, फिर 1 आई, और फिर यहाँ पे 0 हो गई, ए की पावर 0 हो गई। इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? किसी एक पावर को डिक्रीज फॉर्म लिखते हैं, उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे होगा कि एक्स 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 वाई एंड वाई वाई। अब पैटर्न देखो, आर एस टी में कन्फ्यूजन थी ना, तो पहले इसको लिखो आर, पी हो गया एस, पी हो गया टी। पैटर्न में लिखो आर एस टी, आर एस टी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है? मोस्टली इनमें कन्फ्यूजन है, तो कौन टी है और कौन एस है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि कौन टी है और कौन एस है, और कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, उनका सी एफ कैसे निकालते हैं, उनका पी आई कैसे निकालते हैं। वीडियो से स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो सीएफ पे होने वाला है। तो सीएफ के लिए कुछ रूल होंगे, उनको हम आपको बताएंगे, और उसके कुछ क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं सीएफ। n-2 dn-2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? d डैश आपका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा a1 और d हो जाएगा, और d डैश हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा d इंटू d डैश का होल पावर n-1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका d की पावर d डैश का होल पावर n हो जाएगा, और यहाँ से इंटू में आपका बन जाएगा, इंटू बन जाएगा आपका y इक्वल टू बन जाएगा एफ एक्स कमा वाई। हम बात करने वाले हैं सी एफ की, तो इसको एक नया नाम दे देंगे, इस पूरे फंक्शन को हम एक नया नाम दे देंगे। यहाँ पे ए नॉट भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसका नया नाम देंगे। नया नाम क्या होगा? नया नाम ये होगा कि फंक्शन ऑफ, यहाँ पे किसका है? डी और डी डैश का है एक्चुअली में, और इनटू में क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं लिखा मैंने, वाई लिख दिया यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पे आपका जेड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जेड होगा, और इक्वल टू क्या रहेगा? फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई।
इस फॉर्मेट में होगा। CF निकालने के लिए स्टेप फर्स्ट आपका क्या होगा, स्टेप फर्स्ट ये होगा कि मान लीजिए आपका ये जो FD डैश है, ठीक है, और Z है, तो इसको हम इक्वल टू 0 लिखेंगे एंड रिप्लेस कर देंगे, क्या रिप्लेस कर देंगे, जो D है D/M एंड D/M/1, D डैश जगह पे हम 1 लिख देंगे और D की जगह पे हम क्या लिख देंगे, M लिख देंगे, ठीक है। जब आप इसे रिप्लेस करेंगे तो फंक्शन बन जाएगा FM, ठीक है, इसको टू 0 फॉर्म में फंक्शन बन जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग वी गेट रूट्स ऑफ M। तो यहाँ पे क्या होगा कि रूट्स ऑफ M आपको निकल के आ जाएंगे। अब जब M के रूट्स निकल के चले आएंगे तो आपको स्टेप सेकंड में चलने हैं। अब यहीं से आपकी मेन कहानी स्टार्ट होगी। पहला स्टेप तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और CF आपको निकालना है, तो CF के लिए क्या करेंगे, वो जो हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन होगा उसको इक्वल टू 0 रख देंगे। उस डेरिवेटिव फंक्शन में जहाँ D होगा वहाँ रिप्लेस कर देंगे M, और जहाँ D डैश होगा वहाँ रिप्लेस कर देंगे 1। जब ये रिप्लेस आप कर देंगे तो वहाँ पे आपका जो फंक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा M के फॉर्मेट बन जाएगा, वो एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है, M के फॉर्मेट में। फिर उसको आप सॉल्व करेंगे। जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको M की वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। जब आपके M की वैल्यूज आ जाएंगी तभी हमारी सारी कहानी स्टार्ट होगी। अगर मान लीजिए M का वैल्यू जो आता है, ठीक है, स्टेप सेकेंड मान लो जो M आता है, M इक्वल टू डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाते हैं, इसका मतलब हुआ कि दैट इज, इसका मतलब हुआ मान लो M इक्वल टू हमें मिल जाता है A1 A2 A3 एंड सो ऑन, कुछ इस टाइप से आ जाते हैं AN, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो मेरा पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, देयरफॉर तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई आपका, यहीं से थोड़ी सी कहानी आपको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। y प्लस M1x प्लस फाई 2, y प्लस M2x प्लस फाई 3, y प्लस M3x, A1 A2 लिखा है तो A1x, और यहाँ पे क्या होगा A2x, और यहाँ पे क्या होगा A3x। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप M1 M2 M3 मानेंगे तो M1 M2 3 आ जाएगा। मैंने सोचा M1 M2 3 माना इसलिए मैंने ये लिख दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे n रखेंगे तो फाई n y ऑफ ANX आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इफ M इक्वल टू कुछ इस प्रकार से हो A1/B1, इसलिए मैंने लिया था ताकि आप ऐसे भी बना सको A2/B2 एंड A3/B3 एंड सो ऑन AN/BN, देन जो CF हमारा होगा वो CF क्या होगा, CF हमारा हो जाएगा फाई 1। अब यहाँ से ध्यान देना, ये जो B1 डिनोमिनेटर में होते हैं y सा लिखिए, तो B1y और प्लस A1x आ जाएगा प्लस फाई 2 B2y प्लस A2x हो जाएगा और प्लस एंड सो ऑन, यहाँ से बन जाएगा आपका प्लस फाई n BN/y प्लस AN/x हो जाएगा। होपफुली यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास M के रूट्स आपने निकाला तो M के रूट्स निकाला, तो अगर वो हमारे पास क्या आ गए, डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए। डिस्टिंक्ट रूट्स कुछ ऐसे हो गए कि 1 2 3 आ गया या 3 4 5 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, उसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि फाई 1 y प्लस A1x और प्लस फाई 2 y प्लस A2x और प्लस फाई 3 y प्लस A4x एंड सो ऑन, फाई n के लिए हम जो बनाएंगे y प्लस ANX आ जाएगा, और ये आपका क्या बनेगा, CF बन जाएगा, ठीक है। बट अगर हमारे पास कोई भी M इस फॉर्मेट में आता है कि A1/B1 A2/B2 A3/B3 एंड सो ऑन AN/BN, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए तरीका ये होता है कि आप CF लिखेंगे फाई 1। अब जो डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में उसको y का कोएफिशिएंट बना देंगे और जो न्यूमरेटर था उसको x का कोएफिशिएंट बना देंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा मुझे, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से फाई 1 B1y प्लस A1x, ठीक है, फाई 2 B2y प्लस A2x प्लस एंड सो ऑन फाई n BNY और प्लस ANX, कुछ ऐसा आपका मिल जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
आपको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाते हैं, फिर आपको नेक्स्ट केस बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है कि हमारे पास ये एक फंक्शन दिया गया है, तो उसको कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे। तो डी का स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या है डी, एक्स और वाई दोनों है, तो वाई वाले को डी डैश, एक्स वाले को डी। ठीक है, तो हो जाएगा डी इंटू डी डैश हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है माइनस है, टू है, और डी डैश क्योंकि वाई है तो केवल डी डैश है, इसका स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर लगा देंगे, और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा इक्वल टू 0। ये फंक्शन बन गया फॉर सी एफ। फॉर सी एफ आपको करना क्या है, पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है, पुट करना है आपको डी इक्वल टू एम एंड एम पुट कर देना है। ठीक है, एंड डी डैश इक्वल टू आपको पुट कर देना 1 इन एफ डी कमा डी डैश इक्वल टू 0। वी गेट एफ फंक्शन है तो इसको सीधे रख देंगे, तो डी के रिप्लेस में एम, तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2, डी डैश जगह पे क्या रख देंगे 1 रख देंगे, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 1 जा 2 में 1 सेपरेट होगा 1 आ जाएगा, तो यानी कि एम माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एम प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा एंड 2 आ जाएगा। हमने क्या बोला था, फंक्शन बन जाएगा एम का। फिर क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, रूट्स आ जाएंगे, रूट्स आ गए, क्लियर है। ठीक है, रूट्स आने के बाद फिर आपको करना क्या है, फिर आप सी एफ लिखेंगे। ठीक है, सी एफ लिखेंगे। सी एफ क्या बनेगा इसका, सी एफ बन जाएगा आपका कि फाइव वन ए वन के लिए है, तो वाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या था, वाई प्लस A1 एक्स, तो A1 के लिए माइनस 1 रख दिया, प्लस 5 वाई प्लस A2 एक्स, A2 वैल्यू 2 है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, एंड देयरफॉर मेरे पास जो सोल्यूशन z इक्वल टू बनेगा, क्योंकि यहाँ ये 0 है, एफ एक्स वाई क्या है 0 है, तो पी आई होगा नहीं, पी आई हो जाएगा 0, तो आपका सी एफ ही आपका z बन जाएगा, यानी कि z इक्वल टू मिल जाएगा 5 1 वाई माइनस एक्स प्लस 5 2 वाई प्लस 2x। ये इसका आंसर। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें फिर से यही मिल जाएगा, अगर इसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें तो मुझे यही मिलेगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट केस में लेकर चलता हूँ। केस 2 में हम लोग क्या देखेंगे कि केस 2 में जो हमारे पास होगा कि मैंने जैसे मान लो m के रूट्स निकाले, ठीक है, और रूट्स जो आया वो रिपीट आया, रिपीट रूट्स मतलब a जो आया वो n टाइम्स रिपीट हुआ, m टाइम्स आपका ये रिपीट हो गया। अगर ये n टाइम्स रिपीट हो गया, ठीक है, तो इसका CF क्या बनेगा, CF बन जाएगा इसका 5 1 y प्लस AX प्लस, ठीक है, इसका क्या बनेगा x, जैसे आपने वहां पढ़ा था ओडी में, सेम वैसे ही करना है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3 5 प्लस AX और प्लस एंड सो ऑन, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा x पावर n माइनस 1 5n y प्लस AX, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। एग्जांपल ले लो। अच्छा, मान लीजिए अगर यहीं पे यहीं पे ले लो, इफ m इक्वल टू a अपॉन b n टाइम्स रिपीट होता तो हमारी कहानी क्या होती है, अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे क्या होगा। ठीक है, सी एफ इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ सी एफ इक्वल टू बन जाएगा आपका 5 1, अब बी वाला यानी कि वाई के साथ आ जाएगा, ए वाला एक्स के साथ चला जाएगा, ये बन जाएगा प्लस एक्स 5 2, बी वाला वाई के साथ आ जाएगा, ए वाला एक्स से चला जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर 5 3, ठीक है, बी वाला वाई के साथ आ जाएगा और प्लस ए वाला एक्स साथ चला जाएगा, प्लस एंड सो ऑन प्लस एक्स पावर n माइनस 1, ठीक है, एफ एन, बी वाला वाई के साथ आ जाएगा, एक्स वाला एक्स साथ चला जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ गया है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास आया कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाए, और प्लस
डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाए इक्वल टू 0 हो जाए, ऐसा आ जाए। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए आपको फंक्शन बना लेना है डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश और माइनस प्लस डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 0। सी एफ निकालने के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ से करना क्या है, एफ डी डी डैश इक्वल टू क्या रख देना है, 0 रख देना है, एंड पुट कर देना, पुट डी इक्वल टू एम एंड डी डैश इक्वल टू 1। तो आपको मिल क्या जाएगा, मिल जाएगा आपको एम स्क्वायर, वी गेट एम स्क्वायर माइनस 2m एंड प्लस 1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है, m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्चुअली में क्या मिल जाएगा आपको, m इक्वल टू 1 का 1 मिल जाएगा। कितने टाइम आया है, 2 टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है। तो अब इसमें रखेंगे जाके, ठीक है। तो देयर फोर सी एफ इक्वल टू क्या बन जाएगा आपको, तो बन जाएगा एफ फाई 1 हो जाएगा, वाई प्लस एक्स, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, वाई प्लस एक्स एंड एक्स यहाँ पे आएगा एक्स और यहाँ पे आएगा फाई 2 और वाई प्लस एक्स। ठीक है, और ये आपका आंसर, क्योंकि सी एफ ही इसका बन जाएगा जेड, क्योंकि यहाँ पे पी आई हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ इसी तरीके से करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस केस में क्या करना है, आपको इसमें ध्यान देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, बहुत ही लॉजिकल केस है, क्योंकि बच्चे इसमें अक्सर मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि केस थर्ड हमारा कहता है कि करस्पॉन्डिंग टू अ नॉन रिपीट फैक्टर डी, मतलब कि ऐसा होता है ना कि कभी कभी आपको इसमें कुछ ऐसा फैक्टर मिल जाएगा कि डी स्क्वायर मिल जाएगा और प्लस यहाँ मिल जाएगा डी एक्स डी डैश डी मिल जाएगा, मान लो ऐसे मिल गया इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कॉमन हो गया, हमारे पास डी कॉमन हो गया, तो हो जाएगा डी प्लस डी डैश हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखोगे जो डी के फैक्टर हैं, ठीक है, वो क्या है, नॉन रिपीट है, मतलब पावर क्या है इसकी 1 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिपीट फैक्टर ऑफ दिस, इसका नॉन रिपीट फैक्टर हो गया। बात समझे? तो अगर क्या बोला, करस्पॉन्डिंग टू अ नॉन रिपीट फैक्टर डी, ठीक है, ऑन ए दिस, ठीक है, द पार्ट ऑफ सी एफ इज टेकन एज, तो इसका जो सी एफ हो जाएगा इस डी डैश, यानी जो डी का, सॉरी ये जो डी कॉमन लिया था मैंने डी, इसका जो फैक्टर हो जाएगा उसको मैं सीधे इस डी के लिए मैं सीधे क्या लिख दूंगा, सी एफ। इस डी के लिए मेरे पास 2 फैक्टर मिल गए, देखो एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। तो इसके लिए जो हमारे पास आएगा, ये डी के लिए जो आएगा सी एफ हमारा, वो आ जाएगा फाई 1 वाई आ जाएगा, और इस डी के लिए जो हमारे पास फैक्टर आएगा वो इस डी के लिए आ जाएगा, भाई इसको इधर भेजेंगे तो आपको पता है डी डैश जगह पे लिखते हैं 1, डी जगह पे लिखते हैं m, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, फाई 2 आ जाएगा हमारे पास, y माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि -1 आ जाएगा इसलिए लिख देंगे। तो इसका जो सी एफ बनेगा वो क्या बनेगा, तो y माइनस वाई 1 बन जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे d जो था रिपीट नहीं था, तो रिपीट नहीं था तो मैंने आपके सामने किया कि कुछ ऐसे ये हो गया। ठीक है, अब अगर हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग टू अ रिपीट फैक्टर ऑफ डी के पावर m, मतलब वो m टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में हम ये कह देते हैं, मान लीजिए हमारे पास आ गया डी की पावर 4 और प्लस डी डी डैश इंटू वाई इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि अब अगर इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं d3, ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा, और वाई लिख के यहाँ जेड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम डी क्यूब ले लेंगे कॉमन, तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा आपको यहाँ पर डी प्लस डी डैश मिल जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप इस डी को देखोगे तो कैसा मिल गया, रिपीट मिल गया, और कितने टाइम से रे, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसका जो सी एफ बनेगा, इसका जो सी एफ बनेगा वो क्या बन जाएगा, सी एफ बनेगा इसका, वो बन जाएगा फाई 1 ऑफ वाई, ठीक है, और प्लस एक्स फाई 2 ऑफ वाई, 3 टाइम्स है। तो आपको पता है कि 2 टाइम में तो यहाँ तक लिखना है, लेकिन 3 टाइम में यहाँ तक लेके जाना है। तो आपको क्या लिखना है, अगला एक्स स्क्वायर फाई 3 ऑफ वाई, ये लिख देना है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो मैं आगे लेकर चलता हूँ। याद रखना, रिपीट का मतलब यहाँ पे कौन है कि ये वाला जो डी है वो रिपीट हो रहा है, कुछ इस टाइप से रिपीट हो रहा है, तो आपके सामने कुछ ऐसा एक इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसमें क्या है, इसके रूट्स मिलेंगे 0, तो जाहिर बात है 0 रख देंगे, तो वाई एक्स वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कुछ ऐसा ही मिलेगा। ये तो समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये दोनों पोर्शन आपको होपफुली केस थर्ड और केस फोर्थ क्लियर हो गया। मैं आपको एक एग्जाम्पल और समझाऊंगा। ठीक है, अब मेरे पास आते हैं केस फिफ्थ।
केस फिफ्थ में क्या आता है हमारे पास कि करस्पॉन्डिंग टू अ नॉन रिपीट फैक्टर। अब हमारे पास नॉन रिपीट फैक्टर जो होगा वो डी डैश होगा, ठीक है, यानी कि वाई रिस्पेक्ट में वाला डेरिवेटिव जो है वो नॉन रिपीट होगा। अगर नॉन रिपीट होगा तो उसको हम सी एफ क्या लिखेंगे, फाई ऑफ एक्स लिखेंगे, फाई ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। और अगर करस्पॉन्डिंग टू अ वेक्टर रिपीट, तो इसके लिए फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं कि मान लीजिए डी, यहाँ पे देते हैं डी प्लस, एक छोटा एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि डी प्लस डी डैश एंड प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इजक्वल टू 0, ये एग्जांपल। इसमें अगर हम डी डैश ले लें कॉमन तो हो जाएगा डी प्लस डी डैश इजक्वल टू 0। तो यहाँ पे डी डैश देखो क्या है, नॉन रिपीट है। अगर डी डैश हमारा नॉन रिपीट है तो इस वाले केस में हम क्या कहेंगे, इस वाले केस में हम कह देंगे कि ये हमारा बन जाएगा फाई वन ऑफ, इसके लिए, ठीक है, ये फाई वन ऑफ क्या बन जाएगा, फाई वन ऑफ एक्स बन जाएगा, और ये बन जाएगा प्लस फाई टू ऑफ डी डैश की जगह पे 1 रखेंगे और डी की जगह पे लिखेंगे m, तो m इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये इसका सी एफ बन जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया, ठीक है, पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे नेक्स्ट वाला जो पढ़ता हूँ, केस 6 पढ़ता हूँ। केस 6 का हमारा क्या करा है कि करस्पॉन्डिंग टू अ रिपीट फैक्टर डी की पावर m। अब यहीं पे ये डी की पावर m जो हमारा है रिपीट हो जाए। रिपीट होने मतलब हुआ कि मान लो यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाए और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाए, 5th हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो 4 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। 4 टाइम्स अगर ये रिपीट हो जाएगा तो यहीं पे जो हमारा फाई वन ऑफ एक्स आया, फाई वन ऑफ एक्स यहाँ पे आ जाएगा वाई इंटू फाई टू ऑफ एक्स होगा, और प्लस वाई स्क्वायर इंटू फाई थ्री ऑफ एक्स होगा, 1 2 3, लेकिन है 4 टाइम्स, एक और ले जाओ तो हो जाएगा वाई क्यूब फाई फोर ऑफ एक्स हो जाएगा, ये बन जाएगा। और इसके लिए क्या बन जाएगा, -1 बनेगा तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5 वाई माइनस एक्स, और ये आपका बन जाएगा सी एफ, ठीक है। तो ये आपका केस नंबर 6 था। तो आई थिंक ये सभी केस आपको समझ में आ गए हैं। आपको मैं 2 एग्जांपल मैंने और लिख रखे हैं, चलो इनको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कि क्या होगा, ठीक है। इसमें देखते हैं सी एफ क्या होगा। सी एफ हमारा बन जाएगा, इसमें कॉमन कितना है, तो कॉमन है डी एक्स की पावर कितनी है, 2 है, और डी वाई की पावर कितनी है, 2 है, कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा डी एक्स माइनस यहाँ बचेगा डी वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। जब हम सी एफ की बात करेंगे, सी एफ, तो जो डी स्क्वायर एक्स से पहले इसको ब्रेक करेगा ये, तो इसको जो सी एफ हमारा देगा, इसका सी एफ देगा हमारा फाई वन ऑफ वाई, ठीक है, और प्लस एक्स फाई टू ऑफ वाई दे देगा, ठीक है। अगर हम डी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, ये डी वाई है हमारा एक्चुअली में, ये डी वाई वाले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा फाई टू हो गया, फाई थ्री से एंड करेगा ये, तो यहाँ से फाई थ्री एंड करेगा तो हो जाएगा फाई थ्री ऑफ एक्स हो जाएगा, और प्लस ये दे देगा एक्स फाई फोर ऑफ एक्स दे देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये डी एक्स माइनस डी वाई वाला करेंगे, तो डी एक्स जगह पे क्या रख देंगे, एम रख देंगे, और डी वाई जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे इक्वल टू 0। तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर दे देगा वो क्या दे देगा, 5 ऑफ वाई प्लस एक्स, और ये हमारा बन जाएगा पूरा सी एफ, और इसी सी एफ को हम नाम दे देंगे जेड, क्योंकि यहाँ पे हमारा राइट हैंड पार्ट क्या है, 0 है, तो इसका पी आई हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो यही जो सी एफ है यही हमारा क्या बन जाएगा, इसका कंप्लीट सोल्यूशन बन जाएगा, और ये आपके सामने है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए, और फिर आप ऐसे क्वेश्चन कर लें। ये प्रश्न है आपके सामने, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल d3y कॉमन है, क्या हो जाएगा dx, और प्लस आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 नहीं dy बचेगा, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, z। अब हम अगर इसमें सी एफ निकालें तो सी एफ हमारे पास क्या बनेगा, इसके लिए हमारे पास देखो सी एफ में आपको चीज़ याद ध्यान देना किसके लिए काम करें, तो d3y के लिए अगर हम काम करें y के लिए, तो सी एफ हमारा क्या बन जाएगा, फाई वन ऑफ एक्स, ठीक है, फाई वन ऑफ एक्स, उसके बाद प्लस वाई फाई टू ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर फाई थ्री ऑफ एक्स, ये इसके लिए हो गया, ठीक है। अगर हम अगले के लिए देखें तो डी एक्स और प्लस डी इक्वल टू 0 रखेंगे, नहीं एम प्लस 1 इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो जैसे होगा तो एम इक्वल टू क्या दे देगा, -1 दे देगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा 5 वाई माइनस एक्स इक्वल टू, ये हमारा जनरल सोल्यूशन, ये नहीं इसी को हम जेड बोल देंगे, और जेड इक्वल टू सी एफ हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि इसके जितने भी मैंने केस आपको बताए होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब मुझे लगता है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इजीली निकाल लेंगे।
तो अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग पीआई निकालते हुए और उसको अच्छे से सीखेंगे और फिर दोनों सीएफ पीआई को अच्छे से लगाकर आगे नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल में नए हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ऐसे एजुकेशनल वीडियो नॉलेज मिल सके। ठीक है, बाय बाय।